ओके गाइस, मैं श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, हम लोग पिछली क्लास में हार्ट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे और हार्ट से संबंधित जो भी बेसिक बातें थी वो सारी बातें मैंने एक एक करके आपको बताया था। हार्ट का कार्य क्या होता है, हार्ट को किस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, हार्ट मुख्य रूप से हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है, इन तमाम चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। और डिस्कस करते समय हमने ये भी बताया था कि अलग अलग जीवों में हार्ट में अलग अलग चैम्बर होते हैं। हाँ, जो मानव का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होता है, मानव के हार्ट में 4 चैम्बर होता है। अब इस हार्ट का जो काम है वह कार्य मुख्यतः इसका यही है कि यह ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है और ब्लड को पंप करके मानव के शरीर के सभी अंगों में ब्लड को पहुंचाता है। अब रही बात कि जब तक ये पंप नहीं करेगा तब तक ब्लड शरीर के सभी अंगों के पास नहीं पहुंचेगा और सभी अंगों के द्वारा जब उस ब्लड में से ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है और उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हमारे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। और जब बाहर निकलने की बात आती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधे बाहर निकलने के लिए पहले लंग्स के पास नहीं जाता है, क्योंकि लंग्स का काम है CO2 को आउट करना, ऑक्सीजन को इन करना। तो डायरेक्ट लंग्स के पास नहीं जाता है। सभी अंगों से इस्तेमाल किया हुआ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया गया हो, वो सारा ब्लड पहले पहुंचता है हार्ट के पास और तब हार्ट वहां से उसको भेजता है लंग्स के पास। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक तरफ से हम ये कहेंगे कि संपूर्ण शरीर से ब्लड हार्ट में पहुंचता है और हार्ट से ब्लड संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, संपूर्ण शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। तो 2 काम होता है, एक बार ब्लड का आना और एक बार ब्लड का हार्ट से बाहर जाना। इसीलिए हार्ट को द्विपरिसंचरण तंत्र कहा जाता है। द्विपरिसंचरण, 2 बार यहाँ पर परिसंचरण का काम हो रहा है। एक बार अशुद्ध रक्त आ रहा है और एक बार शुद्ध रक्त फिर अंगों के पास जा रहा है। तो ब्लड हार्ट में कैसे पहुंचता है और हार्ट से बाहर कैसे निकलता है, इस हार्ट से ब्लड को अंगों तक ले जाने वाली कोई ना कोई ऑर्गन होगा। उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर से ब्लड को हार्ट में लाने के लिए भी कोई ना कोई ऑर्गन होगा। और जिस ऑर्गन के माध्यम से ब्लड हार्ट से संपूर्ण शरीर में पहुंचता है या संपूर्ण शरीर के अंगों से हार्ट में पहुंचता है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ब्लड वेसल्स ये ब्लड वेसल्स जिसको हम कहते हैं रुधिर वाहिकाएं, इसको हम कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्ञान की बात आज आपको मिलने वाली है। ऐसी पढ़ाई फिर आपको कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होके बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि पलक भी अगर आपका झपकता है तो फिर इस चैप्टर को समझा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिना कुछ आप जो है दिमाग इधर उधर दौड़ाए, आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, ताकि इस पूरे चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल आए तो आगे चलकर आपको कोई परेशानी न होने पाए। तो मैंने ये बताया था आपको कि संपूर्ण शरीर के अंगों से ब्लड हार्ट के पास पहुंचता है और हार्ट से भी ब्लड शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंचता है। और ब्लड को संपूर्ण शरीर के अंग तक पहुंचाने के लिए या संपूर्ण शरीर के अंगों से हार्ट तक पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में कुछ डक्ट होते हैं, कुछ वाहिकाएं होती हैं और इन्हीं वाहिकाओं को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं। बहुत पतली पतली इस प्रकार से पतली पतली डक्ट होती हैं, नलिकाएं होती हैं और इन्हीं नलिकाओं के बीच से ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। इन्हीं नलिकाओं के बीच से ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पतली पतली जो है डक्ट, ऐसी महीन डक्ट मिलेगी संपूर्ण शरीर में। इन्हीं डक्ट के माध्यम से ये ब्लड हार्ट तक पहुंचता है या फिर हार्ट से शरीर के सभी अंगों तक जाता है। अब ध्यान रखिएगा, हम इस ब्लड वेसल्स के बारे में ये कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स
शरीर के संपूर्ण अंगों से इनप्योर ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, इनप्योर ब्लड। अब याद रखिएगा कि इनप्योर ब्लड किसको कहेंगे और प्योर ब्लड किसको कहेंगे। दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनप्योर का मतलब ये हो गया कि जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। चूँकि जो CO2 है या जो ऑक्सीजन है ये दोनों हमारी ब्लड में ही रहता है, ब्लड में ही घुला रहता है। तो अगर उस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे इनप्योर ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त। उसको हम क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। और यदि ब्लड में O2 की मात्रा ज़्यादा हो, O2 की मात्रा ज़्यादा हो तो इसको हम कहेंगे प्योर ब्लड अर्थात ये हो जाएगा शुद्ध रक्त। ये हो जाएगा शुद्ध रक्त। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ। इस ब्लड वेसल्स का काम है शरीर के संपूर्ण अंगों से इनप्योर ब्लड को, इनप्योर अर्थात अशुद्ध रक्त को जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इनप्योर ब्लड को हार्ट के पास लाना, हार्ट के पास लाना और फिर हार्ट से प्योर ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। यही कार्य है ब्लड वेसल्स का। तो हम इसको सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का काम करती हैं और शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के संपूर्ण अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो ब्लड वेसल्स होता है, जो ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिकाएं हैं, वो 3 टाइप का होता है। और ये 3 टाइप का कौन कौन होता है? तो नंबर 1 इसमें होता है आर्टरी। आर्टरी जिसको हम हिंदी में कहते हैं धमनी। आर्टरी इसको हम हिंदी में कहते हैं धमनी। अब सुनिएगा यहां पर, इस आर्टरी अर्थात धमनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि धमनी में हमेशा प्योर ब्लड का परिवहन होता है। प्योर ब्लड, इसमें हमेशा प्योर ब्लड का परिवहन होता है। और प्योर ब्लड अगर बोलें तो आप समझ सकते हैं कि किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? O2 की मात्रा जिसमें अधिक हो। अब सुनना ध्यान से, ये आर्टरी हार्ट से प्योर ब्लड को शरीर के सभी अंगों में ले जा रहा है, सभी अंगों में ले जा रहा है प्योर ब्लड को, यानी उस ब्लड को ले जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा घुला हुआ हो। जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा घुला हुआ हो उस ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? धमनी। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इस धमनी का कलर अर्थात आर्टरी का कलर कैसा होता है, ये कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है रेड। आर्टरी कैसा, किस रंग का होता है? आर्टरी होता है रेड कलर का, लाल रंग का। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताएं, लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताएं। हमारे शरीर में बहुत सारी आर्टरी हैं, बहुत सारी धमनियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आर्टरी हैं उसको क्या नाम देते हैं? लार्जेस्ट आर्टरी अर्थात इसका नाम हो गया महाधमनी। महाधमनी। तो जो महाधमनी होता है उसको हम कहते हैं अयोटा। अयोटा, इसको हम अयोटा भी कहते हैं या इसको ओटा भी कह सकते हैं, ओटा भी कह सकते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी जो धमनी होती है जिसको हम महाधमनी कहते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं, उसका नाम क्या है? अयोटा है। अयोटा शरीर की सबसे लंबी धमनी का नाम है। अब अगला क्वेश्चन आपसे आगे और क्या पूछेगा? क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुकेगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का जुड़ाव मानव के हार्ट के किस चैम्बर से होता है? या हम सीधे कहें कि अयोटा का जुड़ाव
मानव हार्ट के किस चैम्बर से होता है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पिछला क्लास याद होगा जब मैंने हार्ट के बारे में बताया था कि हमारा हार्ट फिस्ट साइज का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। और मुट्ठी के अगर हम आप आकार को देखें तो मालूम चलेगा कि मुट्ठी अगर हम बना लेते हैं तो ये एक इस प्रकार से आकृति जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। तो इस प्रकार से एक डिज़ाइन हमारा बन रहा है इस टाइप से। तो ऐसा डिज़ाइन अगर बनता है तो ये ट्रायंगल टाइप का शेप हो गया, यानी कि हमारे हृदय की आकृति त्रिभुजाकार होती है, यह त्रिभुजाकार आकृति का होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा कि लार्जेस्ट आर्टरी यानी महाधमनी, जिसको हम अयोटा कहते हैं या ओटा कहते हैं, इसका जुड़ाव मानव के हार्ट के किस चैम्बर से होता है? तो देखिए ये मैंने एक हार्ट को बनाया, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये मैंने एक हार्ट बनाया, आप लोग भी हार्ट बनाते ही होंगे बराबर। और इस हार्ट में जो मसल्स होता है जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और एक कार्डियक मसल एक ऐसा होता है जो हार्ट को 4 चैम्बर में बांटने का काम करता है, और उसी को हम कहते हैं सेप्टम। उसको हम क्या नाम देते हैं? सेप्टम। ये देखिए, ये एक सेप्टम हुआ, ये भी एक सेप्टम हुआ, ये भी एक सेप्टम है और ये भी एक सेप्टम है। ये हमारे हार्ट को, मानव के हार्ट को 4 चैम्बरों में बांटने का काम करता है। अब अगर पिछला क्लास आप मेरा देखे होंगे तो मैंने बताया था कि ये लेफ्ट साइड का हो गया, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला ये है पार्ट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इधर वाले पार्ट में आते हैं तो इसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल, और इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल का मतलब हो गया बायां आलिंद, बायां आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल का हो गया बायां निलय। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आपको ज्ञान की बात आज मिलने वाली है। बायां निलय। अब यहाँ देखिए, ये राइट ऑरिकल है तो ये हो गया दायां आलिंद, दायां आलिंद, और ये हो गया आपको दायां निलय, दायां निलय। तो ये 4 चैम्बर में मानव का हार्ट बटा होता है। अब हमको यही जानना है कि जो लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको हम महाधमनी कहते हैं, अयोटा, इसका जुड़ाव किससे होता है? यह किससे जुड़ा होता है? तो याद रखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। इसी को हम कहते हैं अयोटा, अयोटा। ये सबसे बड़ी धमनी का नाम है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुंचाने का काम ये करेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड चलता है, प्योर ब्लड चलता है। अब देखिए, प्योर ब्लड की बात हो गई तो याद रखिएगा हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा होता है प्योर ब्लड, लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा होता है प्योर ब्लड, और राइट वाले पार्ट में हमेशा होता है इनप्योर ब्लड, इनप्योर ब्लड अर्थात जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। अब यहाँ से देखेंगे, चूँकि ये O2 ज़्यादा है, प्योर ब्लड है, और प्योर ब्लड है तो निश्चित है कि आर्टरी का काम क्या हो गया? यहाँ पर आर्टरी का काम हो गया प्योर ब्लड को बाहर निकालने का काम करना, प्योर ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने का काम करना। लेकिन यहाँ पर देखें क्या होगा, एक ऐसी आर्टरी है, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो आर्टरी प्योर ब्लड को लेकर नहीं चलती है। सभी आर्टरी प्योर ब्लड को ही लेकर चलती है जितनी भी आर्टरी हैं, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो प्योर ब्लड को लेकर नहीं चलती है, और जो प्योर ब्लड को लेकर नहीं चलती हैं उसको हम कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी। अब इस पुल्मोनरी आर्टरी का जुड़ाव किससे होता है? तो पुल्मोनरी आर्टरी का जुड़ाव होता है दायां निलय से। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अपवाद में एक हो जाएगा ये केस, एकमात्र आर्टरी या धमनी जो इनप्योर ब्लड को लेकर चलती है,
इनप्योर ब्लड को लेकर चलती हैं। तो इनप्योर का मतलब क्या हो गया बाबू? इसका मतलब हो गया यह CO2 गैस को लेकर चलती है। तो हम ये कहें कि अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि जो एकमात्र आर्टरी है जो इनप्योर ब्लड को लेकर चलती है, उस आर्टरी को क्या कहते हैं? उस आर्टरी को क्या कहते हैं? क्योंकि सभी आर्टरी, जितनी भी आर्टरी हैं, वो सब की सब कैसी ब्लड को लेकर चलती हैं? प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। लेकिन एक ऐसी आर्टरी हुई जिसमें इनप्योर ब्लड चलता है, और उस आर्टरी को हम कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। उसको हम कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी। और पुल्मोनरी आर्टरी का मतलब हो गया फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। और याद रखेंगे कि बायोलॉजी में जहां भी आपको पुल्मोनो वर्ड मिलेगा, पुल्मोनो वर्ड मिलेगा, उसका मतलब हम फुफ्फुस से समझेंगे, और फुफ्फुस लंग्स को ही कहा जाता है। इसको हम फुफ्फुसीय आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आर्टरी लंग्स के साथ जुड़ा होता है। एकमात्र ऐसा आर्टरी है जो लंग्स के साथ यह जुड़ा हुआ है। और इसमें किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेट होता है? इनप्योर ब्लड। अब देखिए यहाँ पर ये इनप्योर ब्लड को लेकर चलने वाला पुल्मोनरी आर्टरी जिसका जुड़ाव लंग से होता है, ये मानव के हार्ट के किस चैम्बर से निकलता है? ये किस चैम्बर से निकलता है? तो ये निकलता है राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। क्योंकि आर्टरी का काम हमेशा का हमेशा होता है ब्लड को हार्ट से बाहर निकालना, ब्लड को हार्ट से बाहर निकालना। यहाँ भी देखिए आर्टरी है ये, और आर्टरी है तो इसका भी काम क्या है? ब्लड को बाहर निकालना। और यहाँ जो एकमात्र आर्टरी है जिसको हमने नाम क्या दिया? पुल्मोनरी आर्टरी, ये भी जो है ब्लड को बाहर निकालने का काम करता है, पुल्मोनरी आर्टरी। एकमात्र ऐसी धमनी का नाम बताएं जो अशुद्ध रक्त को लेकर चलने का काम करती है। अशुद्ध रक्त को लेकर चलने का काम करती है कौन? पुल्मोनरी आर्टरी। अब ये कैसे चलेगा, ये बात की बातें हैं। हम आपको जब समझाएंगे ब्लड सर्कुलेशन, तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। पहली चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें कि मैं क्या बातों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो निलय होता है, सबसे बड़ा जो वेंट्रिकल होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? अयोटा। और ये अयोटा जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर बाहर निकालता है, ये ब्लड को बाहर निकालता है, और फिर बहुत सारे छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचा देता है। यहाँ पर देखिए एकमात्र ऐसी आर्टरी मैंने बताया जो ब्लड को किस चैम्बर से निकाल रहा है? तो यह निकाल रहा है राइट वेंट्रिकल से, अर्थात दायां निलय से। अब आइए हम देखते हैं इस ब्लड वेसल्स का दूसरा पार्ट। जो 3 टाइप है उसमें तो पहले टाइप के बारे में हम जान गए, आर्टरी के बारे में जानकारी मिल गई। अब आइए जानते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं वेन्स, वेन्स यानी सीरा। तो वेन्स के बारे में आइए जानते हैं। वेन का नाम आप सुने होंगे, ये वेन जिसको हम कहते हैं सीरा। अब देखिए सीरा के बारे में मैं आपको बता दूं, सीरा का काम क्या है? तो सीरा का काम है सभी अंगों से ब्लड को लेकर हार्ट के पास आना। सीरा ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाता है और धमनी ब्लड को हार्ट से बाहर निकालता है। तो सीरा ब्लड को लाने का काम करता है हार्ट में, और धमनी हार्ट से ब्लड को बाहर निकालने का काम करता है। तो मैं यहाँ सीरा की बात कर रहा हूँ, अर्थात ये ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करेगा। और जिस प्रकार के ब्लड को लेकर आएगा हार्ट के पास, वो ब्लड कैसा होगा? तो वह ब्लड होगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब देखें यहाँ पर ये इम्प्योर ब्लड होगा, और इम्प्योर ब्लड होगा तो निश्चित है कि मैंने आपको अभी क्या समझाया कि उसमें किस गैस की मात्रा अधिक होगी? CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। यह इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है हार्ट के पास, यह हार्ट के पास लेकर आने का काम करता है। सीरा का काम होता है ब्लड को हमेशा हार्ट के पास लेकर आना।
जबकि धमनी का काम होता है हार्ट से ब्लड को हमेशा बाहर की ओर निकालना, सभी अंगों तक ब्लड लेकर जाना। तो ये जो शिरा होती हैं उसमें किस प्रकार का ब्लड परिवहित होता है? इनप्योर ब्लड, इनप्योर ब्लड। और इनप्योर ब्लड की बात करें तो उसमें किस गैस की मात्रा अधिक होगी? CO2, CO2 की मात्रा अधिक होगी। और मैंने अभी अभी बताया था कि इस हार्ट के किस चैम्बर की तरफ जो है इनप्योर ब्लड रहता है? तो ये राइट पार्ट की तरफ, राइट पार्ट की तरफ, अर्थात ये राइट और ऑरिकल की तरफ और राइट वेंट्रिकल की तरफ इधर होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इम्प्योर ब्लड जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? CO2 है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस वेन का कलर कैसा होता है? वेन का कलर कैसा होता है? तो याद रखेंगे इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है ग्रीन, हरा रंग का होता है। ये आपको अपने हाथों के ऊपर जो ना ग्रीन ग्रीन टाइप का ये दिख रहा है जो नस, ये नसें, वही है आपका वेन, वही है आपका शिरा। तो ये कलर इसका कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट वेन का नाम बताइए। लार्जेस्ट वेन, हमारे शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो लार्जेस्ट वेन के बारे में अगर बात करेगा तो लार्जेस्ट वेन है वेना काना, वेना काना। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी शिरा का नाम बताइए। हमारे शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? वेना काना। अब ये वेना काना हमारे शरीर की सबसे लंबी शिरा है। लेकिन अब अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछें कि हमारे शरीर में जो सबसे लार्जेस्ट वेन है, जो सबसे महाशिरा है, इसको हम महाशिरा कहेंगे हिंदी में या फिर प्रमुख शिरा कहेंगे। तो ये महाशिरा का जुड़ाव हमारे हार्ट के किस चैम्बर से होता है? तो पहली बात कि हम तो सीधे सीधे ये कहेंगे कि लेफ्ट साइड में तो ये होगा ही नहीं। लेफ्ट साइड में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा किस प्रकार का ब्लड रहता है? प्योर ब्लड। इसका जुड़ाव किधर होगा? ये इसका जुड़ाव किधर होगा? राइट साइड की तरफ। और राइट साइड में हमने क्या बताया था कि वेन का काम क्या होता है? ब्लड को हार्ट में लेकर आना, ब्लड को हार्ट में लेकर आना। तो यह लेकर आने का काम करेगी अंगों के पास से। तो लेकर आने का काम हुआ तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये आलिंद में ब्लड पहुँचेगा। वेन का काम है ब्लड को हार्ट में लेकर आना। तो हार्ट में जब लेकर आएगा तो इस वेना काना का जो सबसे लंबी शिरा है इसका जुड़ाव किससे होगा? तो इसका जुड़ाव होता है राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से। चूंकि ये भी हमने बात बताया अभी आपको कि आलिंद में ब्लड आता है, सभी अंगों से ब्लड आलिंद में आता है, ऑरिकल में आता है। जबकि हार्ट से जब बाहर निकलता है ब्लड तो किससे निकलता है? वो वेंट्रिकल से निकलता है, वो वेंट्रिकल से निकलता है। आलिंद में ब्लड आता है और नीले से ब्लड बाहर निकलता है, नीले से ब्लड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जो है CO2 जो है गैस को लेकर वेन पहुँच रहा है किसके पास? हार्ट के पास। तो ये हार्ट में लेकर आ रहा है तो किसके पास लेकर आएगा? ऑरिकल के पास लेकर आएगा, आलिंद के पास लेकर आएगा। तो ये आलिंद के पास लेकर आया। लेकिन यहाँ पर जब लेकर आएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो प्रकार की ये महाशिराएं होती हैं। लार्जेस्ट वेन दो होता है। लार्जेस्ट वेन दो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है इनफेरियर, एक होता है इनफेरियर और एक होता है सुपेरियर। सुपेरियर, इन्फेरियर वेना काना और एक हो गया सुपेरियर वेना काना। ये दो प्रकार का महाशिरा हो गया। दो प्रकार की महाशिराएं हो गई, एक इन्फेरियर वेना काना और एक हो गया सुपेरियर वेना काना। इन्फेरियर वेना काना को हम कहते हैं अभिवाही, अभिवाही महाशिरा, अभिवाही महाशिरा। और सुपेरियर को कहते हैं हम अपवाही महाशिरा, अपवाही महाशिरा। ये अपवाही महाशिरा है। तो दो प्रकार की यहाँ पर प्रमुख शिरा या महाशिरा हो गई,
वेना काना हो गई, जिसको हम इन्फेरियर वेना काना और एक को हम कहते हैं सुपेरियर वेना काना। अब इन्फेरियर वेना काना और सुपेरियर वेना काना में कौन ज़्यादा बड़ी होती है, इनमें से कौन अधिक बड़ी होती है? बड़ी तो दोनों होती है, लेकिन इनमें से अगर पूछेगा सबसे बड़ी कौन होती है तो आपका जवाब क्या होगा? इन्फेरियर वेना काना। इन्फेरियर वेना काना। हमारे शरीर की सबसे लंबी महाशिरा का नाम कौन सा है? इन्फेरियर वेना काना। तो जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा उस प्रकार से आप आंसर को ढूंढने का वहां पर प्रयास कीजिएगा। अगर कहें हमारे शरीर की सबसे लंबी शिरा का नाम बताइए, केवल वेना काना लिखा हो तो वेना काना ही हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फेरियर सुपेरियर दोनों लिखा हो तो इसमें सबसे लंबी कौन होती है? इन्फेरियर वेना काना। और इस वेना काना का इन्फेरियर हो या सुपेरियर हो, दोनों का जुड़ाव किससे होता है? तो ये दोनों का जुड़ाव होता है किससे? राइट ऑरिकल से, अर्थात दायां आलिंद से। ये हो गया इन्फेरियर और ये हो गया सुपेरियर। ठीक है, इसका जुड़ाव इससे हो गया। तो हमने इससे ब्लड को बाहर निकाल लिया, इससे ब्लड को बाहर निकाल लिया और इसमें हमने ब्लड को इन करा लिया। इसमें ब्लड इन करता है चूंकि आलिंद में आता है और निलय से निकलता है। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं। तो इसका मतलब कि इसमें भी आएगा। अब इसमें कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि वेन का काम है इनप्योर ब्लड को लेकर चलना। सीरा में हमेशा इनप्योर ब्लड चलता है, लेकिन एक ऐसा सीरा है, आर्टरी की तरह एक ऐसा सीरा है जिस सीरे में हमेशा प्योर ब्लड चलता है। ओनली एक, केवल एक ऐसा सीरा है जिसमें प्योर ब्लड चलता है। और प्योर ब्लड चलने का मैंने मतलब क्या बताया है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा तो प्योर होगा, और प्योर अगर ब्लड होगा तो किस साइड में आएगा? हृदय की लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। इसका मतलब कि इससे जुड़ाव आपका ये होने वाला है। अब देखिए क्या है, जो एकमात्र मैंने बताया सिरे का नाम जो अपवाद में आएगा, और उसके बारे में मैंने क्या बताया? तो यही बताया कि एकमात्र ऐसा सिरा है जिसमें प्योर ब्लड चलता है, और जिसमें प्योर ब्लड चलता है उसको हम कहते हैं पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन अर्थात ये हो गया फुफ्फुसीय सीरा। ये फुफ्फुसीय सीरा हो गया, और फुफ्फुस यहाँ पर आ गया वर्ड, पुल्मनो आ गया मतलब, और पुल्मनो का मतलब मैंने समझा दिया है कि पुल्मनो का मतलब क्या होता है? लंग्स, फेफड़ा। तो इसका मतलब कि इस सिरे का जुड़ाव भी किससे होगा? लंग्स से होगा। ये एक ऐसा हो गया सीरा जिसमें चलता है किस प्रकार का ब्लड? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड। और अगर ये प्योर ब्लड को लेकर चला तो इसमें किस गैस की प्रधानता अधिक होगी? O2 गैस की प्रधानता अधिक होगी। और सीरा याद रखिएगा हमेशा ब्लड को हार्ट में लेकर आता है, हार्ट में लेकर आता है। तो हार्ट में लेकर आएगा और O2 लेकर आ रहा है तो किस में आएगा? स्पष्ट है कि इस पार्ट में आएगा। और चूंकि ये भी एक ही है, इसका जुड़ाव जो है किससे है? लंग्स से है। ये लंग्स से है, तो ये लंग्स से लेकर ब्लड को आएगा, और जिस प्रकार का ब्लड लेकर आएगा वो किस प्रकार का ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। इसी को हम कहते हैं पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन अर्थात फुसफुसिए सीरा, फुसफुसिए सीरा। तो ये एक ऐसा सीरा हो गया जिसमें किस टाइप का ब्लड चल रहा है? O2, और O2 चल रहा है तो इसका मतलब कैसा ब्लड चल रहा है? प्योर ब्लड चल रहा है। ये प्योर ब्लड चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि सीरा क्या काम करता है, धमनी क्या काम करता है। तो ये तो आपका हो गया ब्लड वेसल्स के दो पार्ट, एक हो गया वेन और एक हो गया आपका आर्टरी। अब तीसरा पार्ट क्या है? तो तीसरे वाले पार्ट को हम कहते हैं कैपिलरीज। अब ये तीसरा पार्ट जो है कैपिलरीज, वो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज जिसको हम कहते हैं केशिकाएं, केशिकाएं। तो ये भी पतली पतली डक्ट होती हैं, नलिकाएं होती हैं। और कैपिलरीज का जो कार्य होता है वह क्या कार्य होता है कि यह आर्टरी को
वेन के साथ जोड़ने का काम करता है। अर्थात हम कहेंगे कि यह धमनी को सीरा के साथ जोड़ने का काम करता है। तो कैपिलरीज हम उसे कहते हैं, केशिकाएं उसको कहते हैं जो धमनी से सिरा को जोड़ने वाली नस होती है। जो धमनी से सिरा को जोड़ने वाली पतली पतली नसें होती हैं, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि आर्टरी में किस प्रकार का ब्लड परिवहित होता है, तो मैंने बताया था कि इसमें O2 का परिवहन होता है। और वेन में किस टाइप के ब्लड का परिवहन होता है, तो इसमें CO2 गैस का परिवहन होता है। और चूंकि अब ये दोनों जब मिल जाएगी तो इसका मतलब है कि ये कैपिलरीज वो हो गई जिसके द्वारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड यानी O2 वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये दोनों आपस में मिलता है। तो जिस वेसल्स के माध्यम से ये दोनों आपस मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज। तो चलिए अगले क्लास में फिर जब हम हार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, हार्ट बीट किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इन तमाम मुद्दों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए और फिर एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।